हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 33 लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। एंड आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या जिसको सर्कुलर फ्लो मॉडल भी कहते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। हमने पढ़ा था 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कौन कौन से हैं, तो ये 4 सेक्टर थे। इंटर सेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, इंटर सेक्टोरल फ्लो, मनी फ्लो, रियल फ्लो, तो ये सारे टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर जो 32th लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो के। कौन कौन से? पहला होता है प्रोडक्शन फेज, दूसरा होता है इनकम जनरेशन फेज एंड तीसरा होता है एक्सपेंडिचर। तो इसी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल। और एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रिपल आइडेंटिटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ट्रिपल आइडेंटिटी, तो वो पढ़ेंगे। और ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, इसके कुछ अजम्पशंस हैं, ये जो मॉडल दिया गया था इसके कुछ अजम्पशंस हैं वो समझेंगे, इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं वो समझेंगे। तो ये सारे ही टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल पे आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स और भी कई सब्जेक्ट जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, उनकी सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है, जिसे मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो मैं चाहूंगी आप जरूर इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाएं और एक बार इस वीडियो के ओवर होने के बाद मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हर इकोनॉमी में 3 एक्टिविटीज होती हैं जो कभी स्टॉप नहीं होती हैं। हर इकोनॉमी में 3 एक्टिविटीज होती हैं जो कभी स्टॉप नहीं होती हैं। एक है, सबसे पहली है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दूसरा क्या है? जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेशन, ठीक है। इनकम जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, ठीक है, सैलरी के फॉर्म में, वेज के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में, इनकम जनरेशन, ठीक है। ये दूसरी एक्टिविटी है। एंड तीसरी है एक्सपेंडिचर, खर्चा, चाहे वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो चाहे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो। तो ये जो 3 एक्टिविटी होती है ना, ये किसी भी इकोनॉमी में कभी भी स्टॉप नहीं होती। इवन दीज 3 एक्टिविटी आर कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ एनी इकोनॉमी। ये जो 3 एक्टिविटी है इनको कहा जाता है ये किसी भी इकोनॉमी की लाइफलाइन है, ठीक है। कोई भी इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं कर सकती विदाउट दीज 3 एक्टिविटी। आप खुद सोच के देखिए, किसी भी इकोनॉमी में क्या गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा? और इन गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए लैंड रिक्वायर्ड है, लेबर रिक्वायर्ड है, एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्ड है, कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर है अगर इन चीजों को कंज्यूम करेगा तो उसके बदले में वेजेस देगा, हाउस होल्ड को वेजेस देगा, सैलरी देगा, कैपिटल लिया है तो इंटरेस्ट देगा, लैंड लिया है तो रेंट देगा, ठीक है। तो यहां से क्या है, इनकम जनरेशन तो होगा ही होगा। और जब लोगों के पास इनकम आएगी तो लोग खर्चा तो करेंगे ही ना, एक्सपेंडिचर तो होगा ही। हम अपनी नीड्स को, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सपेंडिचर तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इन 3 एक्टिविटी के बिना कोई भी इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ये 3 एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जिनके बिना कोई भी इकोनॉमी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? दीज आर द लाइफ लाइन ऑफ एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की क्या है? ये लाइफ लाइन है, ठीक। बट एक प्रॉब्लम ये है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस द बिगनिंग एंड एंड ऑफ दीज एक्टिविटी। ये ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है कि इसमें से कौन सी एक्टिविटी पहले होती है। पहले प्रोडक्शन आता है, पहले प्रोडक्शन है, फिर इनकम जनरेशन है, फिर एक्सपेंडिचर है, कि पहले एक्सपेंडिचर है फिर इनकम जनरेशन है फिर प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये ट्रेस करना बहुत मुश्किल है कि पहले इन तीनों में से पहले एक्टिविटी कौन से है, ठीक है। तो अभी मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि एक्चुअली में क्या है। एक्चुअली में ये जो तीनों एक्टिविटी हैं ये सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। ये जो तीनों एक्टिविटीज हैं ये सर्कुलर फॉर्म में है। ये तीनों एक्टिविटी एक दूसरे को क्या करती हैं? ट्रेस करती हैं। इसीलिए इट इज लाइक अ सर्कुलर, इसीलिए इसका नाम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो मॉडल। क्योंकि यहाँ पे जो 3 एक्टिविटीज है ना,
प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये जो तीनों एक्टिविटीज हैं ये एक दूसरे को ट्रेस करती हैं, सर्कल के फॉर्म में है। ठीक है, अभी मैं डायग्राम से आपको और डिटेल में बताऊंगी। ठीक, तो ये जो है, तो इसीलिए इनका कोई बिगनिंग, ऐसा कोई एंड नहीं है कि कौन सी एक्टिविटी पहले है कौन सी बाद में है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन तीनों एक्टिविटी के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा भी जाता है, कि जो प्रोडक्शन है, इनकम है एंड एक्सपेंडिचर, ये जो तीन एक्टिविटी है, ये फ्लो वेरिएबल है कि स्टॉक वेरिएबल है? आप समझ रहे हैं फ्लो वेरिएबल क्या होता है, स्टॉक वेरिएबल क्या होता है? इवन मैंने लास्ट एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है एमसीक्यूज में। कोई भी वेरिएबल आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इट्स अ फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल, तो वहां मैंने बताया था फ्लो वेरिएबल में क्या होता है, टाइम डायमेंशन होता है। किसी भी वेरिएबल को हम अगर पर डे, पर मंथ, पर वीक या पर ईयर के हिसाब से अगर उसको मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं फ्लो वेरिएबल। जबकि स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, पर यूनिट ऑफ टाइम पे जो होता है वो होता है स्टॉक वेरिएबल। तो ये जो प्रोडक्शन है, ये जो इनकम है और ये जो एक्सपेंडिचर है, दिस इज अ फ्लो वेरिएबल। ठीक है, ये फ्लो वेरिएबल है। वहां पे मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने एग्जाम्पल में यही लिखवाया था, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें समझ में आ गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अगर पूछा जाए कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो मॉडल क्या है, तो ये मॉडल क्या है, बेसिकली इट इज द सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में ये जो सर्कुलर फ्लो होता है, प्रोडक्शन का, इनकम का एंड एक्सपेंडिचर का, इसी को कहा जाता है सर्कुलर फ्लो मॉडल या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, और यही जो तीन आइटम है, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये बेसिकली क्या है, दीज आर द थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये सर्कुलर, किसी भी इकोनॉमी का जो सर्कुलर फ्लो है, इसके ये क्या है, तीन फेजेस, इनको कहा गया है तीन फेजेस है। ठीक, आप इनको ऐसे याद रखिएगा, पी आई ई, पी आई ई क्या होता है, पाई। ठीक है, तो ये पाई है, पी आई ई। तो तीन एक्टिविटीज, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अगर बात हो तो इसके तीन फेजेस कौन से हैं, पाई, पाई इनके तीन फेजेस हैं। पाई में पी क्या है, पी इज प्रोडक्शन, आई क्या है, आई इज इनकम, ठीक है, ई क्या है, ई इज एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में तीन फेजेस होते हैं। वो तीन फेजेस क्या हैं, पाई, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। ठीक, चलिए अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ, बहुत मेहनत से डायग्राम बनाया है। तो थ्री फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो है मॉडल, इसमें तीन फेजेस हैं। सबसे पहला फेज क्या है, सबसे पहला फेज है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, अब प्रोडक्शन के लिए उसको क्या रिक्वायर्ड है, प्रोडक्शन के लिए उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, उसे चाहिए लैंड, उसे चाहिए लेबर, उसे चाहिए कैपिटल, उसे चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, अब ये अगर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए तो ये कहाँ से आएगा, हाउस होल्ड से आएगा। बताया था ना, हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था। ठीक है, तो वहां हाउस होल्ड पढ़ा था ना, तो ये हाउस होल्ड से आएगा। तो अगर हाउस होल्ड इसको लैंड देगा तो उसके बदले में हाउस होल्ड को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। अगर लेबर देगा हाउस होल्ड तो उसको उसके बदले में क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा, सैलरी मिलेगी। और अगर कैपिटल देगा तो उसके बदले में उसे इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप देगा तो उसके बदले में इसको प्रॉफिट मिलेगा। तो वो इससे क्या होगा, इससे होगा इनकम जनरेशन। ये बात समझ में आई। सबसे पहला क्या है, प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर है किसी भी इकोनॉमी में, सबसे पहला फेज क्या है, ये जो तीन फेजेस है सर्कुलर फ्लो के, इसमें पहला फेज क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और प्रोडक्शन के लिए ये सारी चीजें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अगर प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, इनकम जनरेट होगा, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ, ये क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, तो इसीलिए दूसरा फेज क्या है, जनरेशन ऑफ इनकम। ये देखिए यहां लिखा है जनरेशन ऑफ इनकम, या जनरेशन ऑफ इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इनकम जनरेट होगी। अब हाउस होल्ड को जो इनकम जनरेट हुई है, अब इस इनकम को कहीं तो खर्चा किया जाएगा ना। और वैसे भी हाउस होल्ड को अपनी नीड्स, अपनी वांट सेटिस्फाई करनी है, हमारी बहुत सारी जरूरतें हैं। ठीक है, बेसिक नीड्स है, उसको सेटिस्फाई करना है। तो इन इनकम को क्या किया जाएगा, खर्चा किया जाएगा, डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो वही है तीसरा फेज, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम।
इस इनकम का खर्चा किया जाएगा। इस इनकम से जो भी हमारी वांट्स हैं, जो भी हमारा बेसिक नीड्स हैं, उनको फुलफिल किया जाएगा। तो ये क्या है? डिस्पोजिशन या कह लीजिए एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये है तीसरा फेज। अब जब इनकम आई और इनकम को खर्चा किया, ठीक है, तो क्या हुआ? डिमांड क्रिएट हुई मार्केट में। सपोज करिए मुझे अपने घर में फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने जो भी इनकम जनरेट की उससे मैंने फर्नीचर खरीदा। ठीक है, तो फर्नीचर खरीदा तो इससे क्या है? मार्केट में फर्नीचर की डिमांड क्रिएट हुई। डिमांड क्रिएट हुई तो अब जो भी जितनी भी फर्म्स है वो और फर्नीचर प्रोड्यूस करेंगी ना, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर से क्या होगा? इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी, लोग फिर से खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे, डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी, फिर से प्रोडक्शन होगा। तो आप देख रहे हैं ये अब ये सर्किल में चल गया। ठीक है, तो यही 3 फेजेस होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। और अब हम इसमें नहीं कह सकते कि विच वन इज द फर्स्ट फेज। इसमें पहला फेज, सबसे पहला शुरुआत कहां से होती है, ये नहीं कह सकते। तो ये क्या है? सर्किल के फॉर्म में है। ये समझ में आया कैसे सर्किल के फॉर्म में है? सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से क्या होगा? इनकम जनरेशन। क्यों इनकम जनरेट होगी? क्योंकि प्रोडक्शन से क्या हो रहा है? प्रोडक्शन से जो प्रोड्यूसर है वो हाउस होल्ड को रेंट दे रहा है, इनकम दे रहा है, बेसिकली रेंट दे रहा है, वेजेस दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, और इस इनकम को हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। और जब खर्चा करेगा तो मार्केट में फिर से डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड क्रिएट होगी तो प्रोड्यूसर जो है फिर से प्रोडक्शन करेगा। तो इस तरीके से ये साइकिल पूरी चलती रहेगी। तो यही है 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। ठीक, एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना तो है ही, ठीक है, बट उसके साथ ये डायग्राम आप जरूर बनाएंगे। ठीक, अब ये जो तीनों फेजेस हैं थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। ये जो सबसे पहला फेज है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब होता है वैल्यू एडिशन। ये जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मतलब होता है वैल्यू एडिशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए एक वुड है, लकड़ी है, कितने की है? 10,000 रुपए की। अब जब लकड़ी को हमने चेयर में, किसी फर्नीचर में कन्वर्ट किया, तो उसकी जो वैल्यू हो गई वो 20,000 रुपए हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू एडिशन कितने कितने का किया? किसी भी फर्म ने उस लकड़ी को चेयर में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें वैल्यू एडिशन कितने का किया? 10,000 का किया। लकड़ी 10,000 की थी, वो लकड़ी चेयर में कन्वर्ट हो गई, वो 20,000 की हो गई। तो वैल्यू एडिशन कितने का किया? 10,000 का किया। इसी को कहा जाता है प्रोडक्शन। दिस इज प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फेज क्या था? बताइए, दूसरा फेज क्या था? हमने पी पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे आई। ठीक है, दूसरा फेज क्या था? आई। आई मतलब इनकम जनरेशन। ठीक है, इनकम जनरेशन या कह लीजिए फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाउस होल्ड समझा चुकी हूं। वैसे हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप देता है, और उसके बदले में हाउस होल्ड को क्या मिलता है? फैक्टर पेमेंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रेंट। अगर जमीन दी है तो रेंट मिलेगा, कैपिटल दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, अपना लेबर दिया है तो क्या मिलेगा? वेजेस, सैलरी मिलेगी, एंटरप्रेन्योरशिप दिया है तो प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, फैक्टर पेमेंट मिलेगा यानी इनकम जनरेशन होगी। तो दूसरा फेज जो है इनकम जनरेशन का, वो क्यों आया? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट फेज। ये जो फेज 1 था प्रोडक्शन, उसकी वजह से फेज सेकंड आया। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होता, ठीक है, इमेजिन करिए अगर किसी इकोनॉमी में प्रोडक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, नए गुड्स ही नहीं बनाए जाएंगे, सर्विस ही नहीं रेंडर की जाएगी, तो कैसे इनकम जनरेट होगी? ठीक है, तो ये जो फेज सेकंड है, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। ये किसका रिजल्ट है? दिस इज द रिजल्ट ऑफ फेज 1। ये जो प्रोडक्शन का फेज है उसके परिणाम स्वरूप फेज 2 आया है। ठीक है, तो फेज 1 के कारण क्या आया? फेज 2। ठीक, अब फेज 3 की बात करते हैं। फेज 3 भी मैं आपको एक बार बता चुकी हूं, पर फिर से एक बार बता रहे हैं। फेज 3, इनकम हुई, हाउस होल्ड को इनकम हुई। अभी इस इनकम का खर्चा किया जाएगा ना, स्पेंड किया जाएगा, डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, इनसे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की जाएंगी, अपनी नीड को सेटिस्फाई करेगा हाउस होल्ड। ठीक है, अगर कोई हाउस होल्ड गुड को बाय करता है, फाइनल गुड्स या सर्विसेज को बाय करता है, तो उसको कहा जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक, हाउस होल्ड कंज्यूम करने के लिए खर्चा कर रहा है ना, किसी भी फाइनल गुड को खरीद रहा है, कंजप्शन, कंज्यूम करने के पर्पज से खरीद रहा है, तो इसको कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और अगर इसी की जगह प्रोड्यूसर किसी फाइनल गुड को खरीद रहा है,
ठीक है, अगर फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा है, हार्वेस्टर खरीदा है, तो फार्मर ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम हाउस होल्ड ने ब्रेड बटर कॉपी पेन ये खरीदा है अपने कंजप्शन पर्पज से, तो वो क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा, हार्वेस्टर खरीदा, वो क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये जो फेज 3 आया है, फेज 3 क्या है कि एक्सपेंडिचर। तो ये फेज 3 क्यों आया है, बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेज 2। जब इनकम जनरेट होगी तभी तो एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। सबसे पहले प्रोडक्शन होगा तभी क्या होगा, प्रोडक्शन होगा तभी इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तभी आप खर्चा कर पाएंगे, एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। तो ये जो पाई है, ठीक है, और फिर खर्चा करेंगे तो डिमांड क्रिएट होगी, तो फिर से प्रोडक्शन होगा। तो इसी तरीके से ये सर्कल चलता रहता है। ठीक, तो देयर इज अ नॉन स्टॉप फ्लो। ये जो नॉन स्टॉप फ्लो बना रहता है प्रोडक्शन का, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। डिस्पोजिशन मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, इनकम खर्च की जाती है। और ये जो हर फेज है एक दूसरे को क्या करता रहता है, चेस करता रहता है, एक के पीछे एक ऐसे सर्कल के फॉर्म में चलता रहता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताती हूँ, दैट इज ट्रिपल आइडेंटिटी। ट्रिपल आइडेंटिटी क्या है, तो अभी मैंने आपको तीन फेजेस तो बता ही दिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के तीन फेजेस हैं, कौन कौन से, PIE, पाई, ठीक है, तीन फेजेस हो गए। अब हम कंसीडर करते हैं, सपोज करिए जो इकोनॉमी है उसमें दो सेक्टर्स हैं। हम वैसे पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमी में चार सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये चार सेक्टर होते हैं। बट इमेजिन करिए ये जो इकोनॉमी है यहाँ पे केवल दो ही सेक्टर हैं, कौन कौन से, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। ये हो गया प्रोड्यूसर और ये हो गया हाउस होल्ड। इस इकोनॉमी में केवल दो ही सेक्टर है। ठीक, तो ट्रिपल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ट्रिपल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितना प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उतना ही इनकम जनरेशन होता है। ठीक है, और जितना इनकम जनरेशन होगा उतना ही खर्चा किया जाएगा, चाहे वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो। ठीक है, इसी को कहा जाता है ट्रिपल आइडेंटिटी, यानी ये तीनों फैक्टर्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई। P इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ई, ये कहा गया है। ट्रिपल आइडेंटिटी मतलब कि जितना प्रोडक्शन होता है, जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जितना प्रोडक्शन होता है उतना ही इनकम जनरेट होती है, ठीक है, और उतना ही खर्चा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मैंने फिर एक डायग्राम बनाया है। ये जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा है। ठीक है, इमेजिन करते हैं ये जो प्रोड्यूसर है गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को सेल कर रहा है, कितने का, 1 लाख का। ठीक है, यानी ये जो हाउस होल्ड कितना खर्चा कर रहा है इन गुड्स और सर्विसेज को पाने के लिए, कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, 1 लाख का। अगर ये सोल्ड हो रहा है तो ये खर्चा कितना कर रहा है, ये भी तो खर्चा 1 लाख का ही कर रहा है। हाउस होल्ड 1 लाख का ही खर्चा कर रहा है। ठीक, और ये जो हाउस होल्ड है, ठीक है, हाउस होल्ड अगर अपनी जो भी फैक्टर सर्विस है, लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर इनको सेल कर रहा है प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, अगर 1 लाख का ये सेल कर रहा है तो उसके बदले में प्रोड्यूसर इनको जो फैक्टर पेमेंट कर रहा है, फैक्टर पेमेंट मतलब लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट, तो ये कितने का पेमेंट करेगा, ये 1 लाख का ही करेगा। ठीक है, तो वही ये ट्रिपल आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट कह रहा है कि जितना प्रोडक्शन की वैल्यू होगी उतनी ही इनकम जनरेशन होगी और उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। तो दिस इज ट्रिपल आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको, एग्जाम में आए तो आपको लिखना तो है ही, साथ में ये डायग्राम जरूर बनाइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जल्दी से आपको एजम्पशन बता देती हूँ। ये जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है, या ये जो सर्कुलर फ्लो इनकम का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके कुछ अजम्पशंस हैं। सबसे पहला एजम्पशन क्या है, सबसे पहला एजम्पशन है कि ये जो इकोनॉमी है, ठीक है, इसमें केवल दो ही सेक्टर है। मैंने बताया था इकोनॉमी में तो 4 सेक्टर होते हैं। इवन एक सेपरेट वीडियो में बना चुकी हूँ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे, इसीलिए इवन मैं आप लोगों को बेसिक टर्म्स पढ़ा रही थी। जब मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू किया है तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक टर्म पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यही टर्म आगे चल के यूज होंगे। तो हमारा अगर बेसिक क्लियर होगा ना, तब हम आगे की चीजें हमें समझ में आएगी। तो इसीलिए मैंने वहां पे बताया था कि देयर आर 4 सेक्टर्स इन इकोनॉमी, 4 सेक्टर होते हैं। ठीक है, बट इस सर्कुलर फ्लो मॉडल में इमेजिन किया गया है कि देयर आर ओनली 2 सेक्टर, 2 सेक्टर हैं, कौन कौन से, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। तो ये पहला एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन क्या है कि यहाँ पर जो हाउस होल्ड है वो कोई भी सेविंग नहीं कर रहा है।
वो अपनी पूरी इनकम को खर्चा कर रहा है, ठीक है? तभी तो जितना इनकम है उतना एक्सपेंडिचर है। बट बताइए क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? जितनी हमारी इनकम होती है, 10,000 मेरी अगर इनकम है तो क्या मैं 10,000 का 10,000 खर्चा कर दूंगी? नहीं ना, कुछ सेव करते हैं लोग। तो ये इस मॉडल का एजम्पशन है कि यहाँ पर कोई सेविंग नहीं है, जितनी इनकम है पूरी खर्चा की जा रही है। ठीक। तीसरा एजम्पशन इस मॉडल का क्या है कि जो इकोनॉमी है, ठीक है, डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है दैट इज क्लोज इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड नहीं है। हमने पढ़ा था ना 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, चौथा सेक्टर क्या था? एक्सटर्नल वर्ल्ड, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो मॉडल में एजम्पशन है कि कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। ठीक, दिस इज थर्ड एजम्पशन। चौथा एजम्पशन क्या है कि कोई गवर्नमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? थर्ड सेक्टर क्या था? गवर्नमेंट का ना। तो यहाँ पे डोमेस्टिक इकोनॉमी में कोई गवर्नमेंट नहीं है, केवल कौन है? हाउस होल्ड है एंड प्रोड्यूसर है। नो एक्सटर्नल वर्ल्ड, नो गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये 4 बेसिक अजम्पशन है सर्कुलर फ्लो मॉडल के। ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ कंक्लूजन। तो फाइनली जो अभी तक हमने पढ़ा है सर्कुलर फ्लो मॉडल, उससे हमें क्या समझ में आया? तो उससे हमें सबसे पहले तो ये समझ में आया कि जो फैक्टर पेमेंट है, जो इनकम जनरेशन है, वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्शन बाय द फर्म। जितना फर्म प्रोडक्शन करेगी उतना ही क्या होगा? फैक्टर पेमेंट, उतना ही इनकम जनरेट होगी। ठीक है, ये पहला कंक्लूजन है। दूसरी बात हमें इस मॉडल से ये समझ में आई कि जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही क्या है? एक्सपेंडिचर होगा गुड्स एंड सर्विसेज पे बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड उतना ही खर्चा करेगा गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक। तो बेसिकली इन दोनों को क्लब कर दीजिए तो वही बात है, P इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू E, पाई। यानी जितना प्रोडक्शन उतना इनकम जनरेशन उतना एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और इसी को कहा जाता है ट्रिपल आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल, राइट। अब जरा सिग्निफिकेंस देख लेते हैं जल्दी से। इसके 2 सिग्निफिकेंस हैं। ये जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है, इससे क्या हेल्प मिलती है, क्या समझ में आता है, इसको पढ़ने का फायदा क्या है? तो सबसे पहला फायदा सर्कुलर फ्लो मॉडल पढ़ने का ये है कि इससे दिस हेल्प इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है, ये नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। नेशनल इनकम क्या होती है? वैसे तो अभी मैं इनकम पे एक सेपरेट यूनिट पूरा कवर कराऊंगी जिसमें हम जीडीपी, जीएनपी और सारी बातें पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल यहाँ पे आपको बता देती हूँ। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल। एक बार फिर से बोल रही हूँ, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, वो जब दिया जाता है तो उसके बदले में जो भी फैक्टर इनकम होती है, जैसे रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में, जो भी फैक्टर इनकम होती है जो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को आती है किसी भी कंट्री में, तो उसको, उसका जो सम होता है उसको कहते हैं नेशनल इनकम। फिर से रिपीट कर रही हूँ, नेशनल इनकम क्या है? जो भी फैक्टर इनकम्स होती हैं, यानी सैलरीज जो है, वेजेस जो है, इंटरेस्ट जो है, प्रॉफिट जो है एंड रेंट, इन सब का जो सम होता है ना किसी भी इकोनॉमी में, दिस इज द नेशनल इनकम। यही नेशनल इनकम होती है। तो दिस सर्कुलर फ्लो मॉडल हेल्प इन द एस्टिमेशन, अनुमान लगाना। सर्कुलर फ्लो मॉडल की मदद से हम नेशनल इनकम का अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी की नेशनल इनकम कितनी है। ठीक। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें सर्कुलर फ्लो मॉडल से ये भी समझ में आता है कि हाउ दीज डिफरेंट सेक्टर्स डिपेंड अपॉन ईच अदर। ये जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, ये किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। आपने देखा प्रोड्यूसर किस पे डिपेंड कर रहा है? हाउस होल्ड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, किस तरीके से डिपेंड कर रहा है? प्रोड्यूसर हाउस होल्ड पे डिपेंड कर रहा है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है इंटर सेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। तो ये किस तरीके से डिपेंड करते हैं, ये भी हमें सर्कुलर फ्लो मॉडल से अच्छे से समझ में आता है। ठीक। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरा आज का लेक्चर का कंटेंट। आई होप जो भी मैंने आज पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। केवल 1 मिनट, 1 मिनट से भी कम, शायद 30 सेकेंड का टाइम लगता है फीडबैक देने में। ठीक है, तो मैं जब इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए समय निकाल रही हूँ, आप जो जो टॉपिक्स बता रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत डिमांड थी। ठीक है, आप जो जो टॉपिक्स बताते जा रहे हैं, मैं उन पे वीडियो ला रही हूँ। तो जब मैं इतने एफर्ट कर रही हूँ तो प्लीज आप भी, केवल शायद आधे मिनट का समय लगेगा, प्लीज मुझे फीडबैक में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर।
ठीक है? मुझे बहुत मोटिवेशन, मुझे लगता है कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में फाइनली हम मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत डिमांड थी मनी एंड बैंकिंग के लिए, तो मुझे इतने मैसेज आए, ठीक है? तो मनी एंड बैंकिंग हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पूरा मनी एंड बैंकिंग कोशिश करूंगी 5 से 6 लेक्चर में कवर हो जाए, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में चलिए फिर अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।